हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और मैमल्स जो भी होते हैं अदर्स उनमें भी यही प्रोसेस है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग सेल है वो किसमें कन्वर्ट होगा? जाइगोट में। ठीक है। एंड ये जो जाइगोट है क्या है? डाइप्लॉइड सेल है। ठीक है। अब ये जाइगोट जो है इसमें क्या होंगे? कुछ माइटोटिक डिवीजन की एक सीरीज शुरू हो जाएगी जब जाइगोट पूरी तरीके से बन गया। ठीक है। तो जाइगोट जहां बन गया वहां से आपको डे 1 काउंट करना है और वहां से जब जाइगोट पूरी तरह बन गया तो उसके करीब 30 आवर के बाद 30 घंटे के बाद पहला क्लीवेज स्टार्ट होगा। पहला क्लीवेज का मतलब डिवीजन। तो ये डिवीजन कौन सा है? माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये प्रोसेस देखिए फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? देखिए यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब यहाँ ए जो है वो क्या है? जाइगोट है। ठीक है। डायग्राम में हमने ए बी सी इस तरीके से चीजें जो मार्क की हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। तो ए क्या है? जाइगोट। ये डे 1 है। डे 1 यहाँ पर समझो। अब जाइगोट बन गया, उसके बाद पहला क्लीवेज लगभग 30 आवर के बाद, ठीक है, हो रहा है। फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज। ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद बी जो बन रहा है ना, एक क्लीवेज जो माइटोटिक सेल डिवीजन का फंडा क्या होता है कि भाई एक माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 सेल्स बन जाता है। तो जाइगोट देखो एक सेल है, एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ और ये 2 सेल देखे बन गए। तो बी क्या है? दिस इज 2 सेल्ड स्टेज। ए जाइगोट है, उससे 2 सेल्ड स्टेज। फिर सी जो है वो क्या हो गई? 4 सेल्ड स्टेज। तो या ए से बी के बीच में पहला क्लीवेज हुआ था, बी से सी के बीच में सेकंड क्लीवेज हुआ और सी से डी के बीच में क्या हो रहा है? थर्ड क्लीवेज। तो सी हमारा 4 सेल्ड स्टेज अगर था और माइटोटिक में क्या होता है? सेल हमेशा डबल हो जाता है। तो ये 4 से 8 हो जाएगा ना, तो सी जो है वो सी से डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर थर्ड माइटोटिक डिवीजन है, 8 सेल्ड स्टेज डेवलप हुई और डी के बाद ई है ना, 4th क्लीवेज है जिसमें 16 सेल्ड स्टेज डेवलप हो रही। तो ये जो 16 सेल्ड स्टेज है फाइनली इसी को क्या बोलोगे? मारुला बोलोगे। इसको बोलोगे मारुला। एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, पहले मारुला हुआ, क्लीवेज हुआ, फाइनली मारुला का फॉर्मेशन हुआ और ये मारुला के बनने तक का ये जो पूरा प्रोसेस है ये फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में हो रहा है? तो ये हो रहा है इस्थमस पार्ट, फेलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस पार्ट है। और इस्थमस जहां पर ज्वाइन कर रहा है यूट्रस के साथ, यूट्राइन कैविटी के साथ, उस जगह को, उस जंक्शन को क्या बोलेंगे? यूट्राइन पार्ट। तो लगभग यूट्राइन पार्ट में पहुंचते पहुंचते मारुला स्टेज जो है एस्टेब्लिश हो जाती है ना, मारुला स्टेज आ जाती है। अब ये जो मारुला स्टेज है, इस मारुला स्टेज के बाद अगली जो स्टेज है वो कहां पर दिखाई देगी? मतलब मारुला कहां पर पहुंचेगा? जब मारुला जैसे ही पहुंच जाएगा यूट्राइन कैविटी में, ठीक है, यूट्राइन कैविटी में, तो अगली स्टेज आ जाएगी जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे आपका ब्लास्टुला, है ना। एक ऑर्डर बना लीजिए, एम का मतलब मारुला, BMBG, ठीक है। एम का मतलब हो गया मारुला, बी का मतलब ब्लास्टुला एंड ब्लास्टुला के बाद जी क्या आएगा? गैस्टुला। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के बाद अब जो भी आगे प्रोसेस शुरू होगा वो गैस्टुला होगा। तो यहाँ पर समझते हैं थोड़ा ध्यान से। दिस इज मारुला। जाइगोट इस्थमस में था, जाइगोट फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ, क्लीवेज होते 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 इसने मारुला बनाया। ई स्टेज क्या है? मारुला। अब जरा ध्यान दो, ए जाइगोट है, बी 2 सेल्ड स्टेज है, सी जो है 4 सेल्ड स्टेज है, डी 8 सेल्ड स्टेज है, ई 16 सेल्ड स्टेज है। और ये जो 8 सेल्ड स्टेज है यही क्या है? आपका अर्ली मारुला। इसको लिख लीजिएगा। डी जो है वो यहाँ पर डी जो डायग्राम में डी दिख रहा है ये क्या है? ये 8 सेल्ड स्टेज है। दिस इज अर्ली मारुला, अर्ली मारुला ह्यूमन बीइंग में। एंड ई ह्यूमन बीइंग या मैमल्स में, ठीक है, कुछ किताबों में 32 सेल्ड स्टेज को मारुला माना गया है। लेकिन अभी जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा नीट यूजी का, एम्स का, ठीक है, या अदर जो 12th लेवल के एग्जाम होंगे बायो से रिलेटेड, उसमें एनसीईआरटी को ही फैक्ट बनाया गया है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके बेसिस पे पढ़ाई करनी है बच्चों। तो ये देखिए 8 सेल्ड स्टेज अर्ली मारुला, 16 सेल्ड स्टेज क्या है? लेट मारुला। और ये जो लेट का मतलब एक मारुला कंप्लीट हो गया, बन गया, ठीक है, ये यूट्राइन पार्ट में पहुंचता है, लेट मारुला, ये मारुला, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पर आया यूट्राइन कैविटी में तो ये एफ स्टेज दिखने लगी। और एफ स्टेज क्या है? एफ स्टेज है हमारा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की पहचान क्या है? ये जो पूरा मारुला स्टेज था इसमें सारे सेल्स यूं ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज थे, ठीक है, ऐसे। अब ये सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि एक कैविटी टाइप की बन जाएगी। और आप ये देख रहे हो ना, ये चारों तरफ ये पेरिफेरल एक अरेंजमेंट हो गया सेल्स का, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल अरेंजमेंट में सारे सेल्स होंगे, सेल्स की जो लेयर जनरेट हुई, ये जनरेट हुई जो लेयर, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ट्रोफोब्लास्ट।
इसको बोलोगे ट्रोफोब्लास्ट। बीच में जो कैविटी बन गई है ये कैविटी क्या है, दिस इज ब्लास्टोसील। और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो सेल मास, कई सारे सेल्स बहुत सारे एक साथ अभी भी ये चिपके हुए यहाँ पर, ये तो ये क्या हो गया, इनर सेल मास। ये डायग्राम यहाँ पर, ये वाला डायग्राम ये अर्ली ब्लास्टुला है, इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका इनर सेल मास, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ये जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, ब्लैक वाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली लेयर, दिस इज ये लेयर, ये हो गई ट्रोफोब्लास्ट। एंड यहाँ जो बीच में कैविटी है, ये इस वाले में जो बीच में कैविटी, ये क्या हो गई, ये हो गई ब्लास्टोसिल, ठीक। अब ये जो हमारा अर्ली ब्लास्टुला है, ये यूट्राइन कैविटी में और आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये यूट्राइन वॉल को यूं आकर के कनेक्ट करेगा, मतलब यूट्राइन वॉल के साथ ऐसे चिपक करके आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही यूट्राइन वॉल जो इनर यूट्राइन वॉल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम के साथ क्या है, ये जो ब्लास्टुला है ये ऐसे आकर के चिपकेगा, अर्ली ब्लास्टुला। और जैसे ही ये इसके साथ चिपकेगा तो अब यहाँ से ये कन्वर्ट होना शुरू होगा किसमें, लेट ब्लास्टुला में। और जब लेट ब्लास्टुला बन जाएगा, लेट ब्लास्टुला की पहचान क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये एंडोमेट्रियम है, ये ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टुला है, ये यहाँ पर पहुंचा। और जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये जो एंडोमेट्रियम जो वॉल है, यूट्राइन वॉल है, इसके जो टिश्यू है, इस ब्लास्टुला का वो पोर्शन जो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसको लगभग ऐसे इस तरीके से यूं चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देंगे, है ना, अपने साथ बहुत मजबूती से ऐसे पकड़ना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि ये अभी यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया। तो लेट ब्लास्टुला जब बन जाता है तभी क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, क्योंकि उस दौरान जो हमारा ब्लास्टुला है वो यूट्राइन टिश्यू के साथ बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, कोलैप्स हो चुका होता है, चिपक चुका होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका लेट ब्लास्टुला है, अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपक तो गया है, इस जगह यहाँ पर चिपक तो गया है, लेकिन ये चिपका रहे, है ना, छूटे नहीं आसानी से। और देखिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन जब हो गया है, यहाँ तक जब तक अर्ली ब्लास्टुला बना है और यूट्राइन वॉल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उस अर्ली एम्ब्रियो का, है ना, ये एम्ब्रियो ही है, अर्ली एम्ब्रियो, जब तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है तब तक हम नहीं कहेंगे कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट, तब तक प्रेगनेंसी नहीं मानी जाएगी। और जैसे ही ये लेट ब्लास्टुला जैसे ही आकर के यूट्राइन वॉल के साथ देखिए यहाँ पर कनेक्शन कर रहा है, तो कनेक्शन किया मतलब इम्प्लांटेशन हो गया। और जब इम्प्लांटेशन हो गया तो कहा जाएगा नाउ द फीमेल इज प्रेग्नेंट, है ना। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि एक यूट्रस को कब कहोगे कि वो यूट्रस प्रेग्नेंट यूट्रस है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी हो गई तो भैया प्रेग्नेंट यूट्रस तभी माना जाएगा, यूट्रस प्रेग्नेंट तभी माना जाएगा जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया बस वहीं से जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट, ठीक है, वहीं से पूरा जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन तो हो गया, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन ऐसे हो गया, ये बहुत ध्यान समझिए, इम्प्लांटेशन ऐसे हो गया, लेकिन इस इम्प्लांटेशन के बाद ये जो हमारा जो ब्लास्टुला है, जो लेट ब्लास्टुला जो स्टेज है, इसके बाद फर्दर और भी स्टेजेस डेवलप होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि उन डेवलपिंग स्टेजेस के दौरान ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, ये कहीं छूट ना जाए। अगर छूट गया तो बस वहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसको बचाए रखने के लिए जरा ध्यान दो। क्या होगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ब्लास्टुला की, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरा क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट ही तो है, ये चारों तरफ ये इनर सेल मास है। तो ये जो यहाँ ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट अब किसमें कन्वर्ट होगी, यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, एक खास तरीके की लेयर डेवलप करेगी जिसको बोलेंगे कोरियन, इसको बोलेंगे कोरियन, ठीक है। और कोरियन क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। यही कोरियन जो है वो यूट्राइन वॉल में कुछ फिंगर लाइक ऐसे यूं प्रोजेक्शंस डेवलप करेगी, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये यूट्राइन वॉल में जाकर के यूं फिक्स हो जाएंगे, मजबूती से ऐसे फिक्स हो जाएंगे। और जब ये फिक्स हो गए, है ना, फिंगर लाइक ये जो प्रोजेक्शंस है इनको क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। और जब ये अच्छी तरीके से वहां पर फिक्स हो गए बहुत मजबूती से, तो यही जंक्शन क्या कहलाया, इस जंक्शन को बोलेंगे प्लेसेंटा। दिस जंक्शन इज नोन एज प्लेसेंटा। आ गई बात समझ में। अब प्लेसेंटा को डिफाइन करना है, तो भाई प्लेसेंटा जो है इस तरीके से समझो कि सपोज मान लो कि एक ये बैरियर है, ठीक है, आप यहां पर हो, आप इस जगह खड़े हो, ठीक है,
और आपको सारा न्यूट्रिशन चाहिए अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन सारा न्यूट्रिशन आपका किधर प्रेजेंट है? सारा न्यूट्रिशन आपका इस दीवार के उस तरफ है, समझ गए? मीन्स ये यूट्राइन वॉल है, ये प्लेसेंटा बन गया, और प्लेसेंटा के इधर ये क्या है? ये पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा मदर के ब्लड से, ठीक है? तो ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन एक ऐसे फिल्टर का काम कर रहा है, ये एक ऐसे साइट का काम कर रहा है जहां से मदर की बॉडी में ब्लड में जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, जरूरी सॉल्ट्स आ रहे हैं, मिनरल्स, है ना, एंड जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डिमांड है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सारा सब कुछ, हर तरह के विटामिन, एवरीथिंग, जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो सारा मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू सप्लाई करके कहां पर आ जाएगा? फीटस की बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, डेवलपिंग फीटस में आ जाएगा। और साथ ही फीटस की बॉडी में बनने वाले जो वेस्ट होंगे फीटस की बॉडी में, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही, फीटस के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू ही फिल्टर करके मदर के ब्लड में पहुंचा दिए गए। एंड देन मदर के ब्लड में पहुंच गया तो फिर मदर की बॉडी का अपना एक सिस्टम है कि भाई जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से कैसे निकालना है ना, इसके लिए अलग प्रोसेस होता है, आप जानते ही होंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन हो गया, और उसके बाद ये जो व्हाइट कलर से ऐसे क्राउन शेप ऐसे निकाले हुए दिख रहा है ना, ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या था कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कुछ इस तरीके से ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस बनाए या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो यूटेराइन जो टिश्यू है, एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है, उसके साथ बहुत मजबूती से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये ओरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हुआ। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से, ये अर्ली ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला, और अर्ली ब्लास्टुला में ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास लेट ब्लास्टुला में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है। इसमें सेल्स का ऊपर और नीचे अरेंजमेंट हुआ है, 2 लेयर में ऐसे सेल्स अरेंज हो गए। तो जो ऊपर वाली सेल है, ठीक है ना, सेल जो सेल्स का जो एक मास है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ईपीब्लास्ट। और नीचे की सेल मास जो है वो क्या हो जाएगा? हाइपोब्लास्ट। ईपीब्लास्ट ही आगे चल करके क्या बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगा, और हाइपोब्लास्ट आगे चल करके क्या बनाएगा? एंडोडर्म बनाएगा। और ये ब्लास्टोसील आप देख ही रहे हो, लेट ब्लास्टुला में एज सच है, ठीक है। और इसके बाद जब इम्प्लांटेशन पूरा हो गया तो अभी जोना पेलेसिडा की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन, ये जो चीज यहाँ पर दिख रही है ना, एच ही क्या है? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन में भी H1 और H2 यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। H1 का मतलब कि ये जा करके बस अभी यहाँ पर चिपका हुआ था, इम्प्लांटेशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था ना, ये, ठीक है ना, यहाँ से। लेकिन अभी जब ये जो H स्टेज है, इस H स्टेज में 2 आपको मार्क करने, H1 और H2। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, H1 की भाई जस्ट शुरुआत हुई होगी, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया तो उसके बाद जो ये जो ब्लास्टोसील है, इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। ब्लास्टोसील किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्रिमिटिव योक सैक में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, इसमें जरा ध्यान देना कि जो इपीब्लास्ट जो सेल लेयर है, जो सेल मास इपीब्लास्ट है, उसमें भी एक छोटी सी कैविटी का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे एमनियन कैविटी। और एमनियन कैविटी को सराउंड करने वाली जो लेयर है वो क्या हो जाएगी? वो एमनियोटिक लेयर हो जाएगी, ठीक है, या उसको एमनियन बोलेंगे। और इस कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा एमनियोटिक कैविटी में, वो क्या हो जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। तो ये देखें, लेट ब्लास्टुला में इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन गया है। एंड देन जब इम्प्लांटेशन हो गया तो उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि जब आपका ये जो इपीब्लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें, ठीक है ना, इपीब्लास्ट के ऊपर की तरफ एक कैविटी का डेवलपमेंट हुआ है। पोस्टीरियर पार्ट में एक कैविटी का डेवलपमेंट हुआ है जिसको सराउंड करने वाली लेयर क्या है? एमनियन। कैविटी क्या है? एमनियोटिक कैविटी। और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, अब जरा ध्यान दो, एमनियोटिक कैविटी, इपीब्लास्ट, एमनियन और हाइपोब्लास्ट, ये साथ मिला करके चारों चीजों को, है ना, दीज 4, एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये सारा एक साथ मिला करके क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। एंड उससे नीचे ये जो पार्ट, जो यही कैविटी जो ब्लास्टोसील थी, यही आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? प्रिमिटिव योक सैक में। ये प्रिमिटिव योक सैक, ठीक है,
में यहाँ पर ये जो चारों तरफ जो सेल की जो लेयर थी, यहाँ पर सेल्स आपको याद रखने की प्रिमिटिव योग सैक को सराउंड करने वाली जो सेल्यूलर लेयर है, कभी कभी उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कैसी सेल्स है, तो वो पूछा जाएगा फ्लैट सेल्स है या क्यूबॉइडल सेल्स है। तो याद रखेंगे कि ये फ्लैट सेल्स हैं, और जब तक ये सेल्स फ्लैट हैं, ठीक है, तब तक तो हमारा जो ये प्रिमिटिव योग सैक है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब बड़ा सा दिखाई देगा। और जैसे ही H1 से H2 स्टेज में आओगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट से क्या बन गए हैं, कोरियोनिक विलाई बन गए हैं, और एक लेयर डेवलप हुई है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलप हुई है जो कोरियन है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर देखिए डेवलप हो गई, ये क्या है, ये कोरियन है। पीछे क्या है, एमनियन एक लेयर है ना, किसको सराउंड कर रही है, एमनियोटिक कैविटी को। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये एमनियोटिक कैविटी, और ये जो कोरियन है, कोरियन, ये कोरियन कौन सा पार्ट है, वही तो है जो यूट्राइन ट्रोफोब्लास्ट, कहाँ पर कोरियन इसने बनाया, ठीक है, कोरियन तो पूरा उसको कवर कर रहा है। लेकिन जो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं कोरियन में, जिनको कोरियोनिक विलाई कहा जा रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर यूट्राइन वॉल के साथ कनेक्शन हुआ है ना, ठीक है, तभी तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए, ये क्या हो गया आपका, कोरियोनिक विलाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोरियोनिक विलाई बन गया। एंड यही कोरियोनिक विलाई की वजह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है H2, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अर्ली एम्ब्रियो वाली स्टेज है, इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। एंड अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ये जो प्रिमिटिव योग सैक है, जिसमें इसको सराउंड करने वाली जो लेयर है, जिसमें फ्लैट सेल्स हैं, वो फ्लैट सेल्स बाद में किस में कन्वर्ट होने लगेंगी, क्यूबॉइडल नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब फ्लैट से वो क्यूबॉइडल हो जाएंगी। और जब सेल्स क्यूबॉइडल हो जाएंगी तो ये जो यहाँ पर कैविटी है, देखो इस कैविटी को और इस कैविटी को जरा कंपेयर करो, डायग्राम में भी साफ साफ दिख रहा है कि ये रिलेटिवली थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है ना, थोड़ी एनलार्ज्ड है, और ये क्या हो गई, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई साइज में। तो जब साइज में रिड्यूस हो जाती है ये कैविटी, जिसको अभी प्रिमिटिव योग सैक कहा गया, तो बाद में इसी कैविटी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी योग सैक बोलेंगे, क्योंकि योग जैसे कोई जरूरत होती नहीं है, तो योग सैक जरूर नाम है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भर है यहाँ पर, और इसके अंदर योग नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का जो फीटस है या किसी मैमल का जो फीटस है, उसको अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, वो तो माँ से ही मिल रहा है ना, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा फिल्टर होकर के। तो ध्यान देना, ये हो गया। एंड यहाँ पर जो सेकेंडरी योग सैक है, इसके बाहर की तरफ आप ध्यान दें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी प्रेजेंट है ना, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैविटी भी बनेगी, एक एक्स्ट्रा कैविटी का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कैविटी है, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहेंगे, ठीक है। फाइनली अब जब इम्प्लांटेशन, ये जो H2 स्टेज कंप्लीट हुई, तो कहा जाएगा कि यहाँ तक आते आते हमारा इम्प्लांटेशन पूरी तरीके से हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पर इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, तो ये देखो, ये जो कोरियोनिक विलाई बना है ना, वही चीज है ये जो H, हमने H यहाँ पर डायग्राम में H दिखाया, लेकिन इसी H में दो पार्ट जरूरी लगे कि भाई दो पार्ट जरूरी हैं, तो यहाँ पर डायग्राम में H1 और H2 से एक्सप्लेनेशन दिया है। बच्चों इसको NCERT में तो बहुत लिमिटेड दिया हुआ था, लेकिन ये लगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, NCERT की सारी चीजों को तो कवर किया ही जाए, साथ में थोड़ा सा अगर एडिशनल आपको नॉलेज मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, है ना। एक्चुअली एक टीचर के नाते हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे तो और अच्छा जजमेंट कर पाएंगे। एक्स्ट्रा मतलब ऐसा नहीं कि बियॉन्ड द लिमिट चले जाएंगे, आपके 12th स्टैंडर्ड के आसपास ही रहेंगे, बहुत पीछे आगे नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये H1 और H2 इस H में ही आपको इंक्लूड करके पढ़ना है, ठीक है। H1 क्या हो गया, अर्ली H स्टेज हो गई ये इम्प्लांटेशन की, और H2 क्या हो गई, एकदम की इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, तो जरा ध्यान दो, हमने ऊपर यहाँ आपको क्या बताया था कि इपीब्लास्ट आगे चल के क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एक्टोडर्म, और हाइपोब्लास्ट क्या बना रहा था, एंडोडर्म। यहाँ पर भी तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ही है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब जो जर्मिनल लेयर बनती है एम्ब्रियो में, जो जर्मिनल लेयर होती है ह्यूमन बीइंग या किसी मैमल के या कोई भी ऐसा एनिमल जो ट्रिपल ब्लास्टिक है, उसमें 3 जर्मिनल लेयर होते हैं। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। तो जरा ध्यान दो, इपीब्लास्ट तो हमने बता दी कि भाई इपीब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म बना रहा है, हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बना रहा है, ठीक है। इसने इपी ने एक्टो बनाया, एक्टोडर्म, हाइपो ने एंडोडर्म बनाया। मीजोडर्म कहाँ गया, बीच वाली जो तीसरी लेयर, 3 होती ना, एक्टो, मीजो, एंडो, तो ये 2 तो दिखाई दे रही हैं,
तीसरी कहाँ गई, मेसोडर्म कहाँ है, तो वो मेसोडर्म का डेवलपमेंट जो है इम्प्लांटेशन के बाद होगा। अब इम्प्लांटेशन के बाद जब तीनों जर्मिनल लेयर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तीनों जर्मिनल लेयर दिखाई देने लगेंगे अच्छी तरीके से, तो वहीं से स्टेज जो शुरू होगी उस स्टेज को क्या बोलेंगे, जे। ये जो जे स्टेज है, इस जे स्टेज का नाम क्या है, दैट इज गैस्ट्रुला, ठीक है, इसको बोलेंगे गैस्ट्रुला, ठीक है। अब जब गैस्ट्रुला स्टेज आ गई, गैस्ट्रुला स्टेज आ गई, तो इसका मतलब कि अब यहां से ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यहां से ऑर्गेनोजेनेसिस। अभी तक तो हमारा ये देखिए एक इम्प्लांटेशन ही हो रहा था कि भाई अर्ली एम्ब्रियो है, इम्प्लांट हो जाए तब फिर कुछ आगे बढ़ेगा, आगे कुछ जो है उसका मामला जो है ग्रो करेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब गैस्ट्रुला स्टेज आ गई, इम्प्लांटेशन के बाद की स्टेज क्या है, गैस्ट्रुला, ठीक है, तो यहां से ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो एम्ब्रियो में होते हैं या पूरी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जब सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे पूरा, और ये पूरा 9 मंथ का जो ये जो पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, जब पूरे के पूरे सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे तभी कहा जाएगा कि जो फीटस है वो वेल डेवलप्ड हो गया, पूरी तरह डेवलप हो गया। और जब फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद कौन सी स्टेज आएगी, कौन सी इवेंट आएगी, उसको बोलेंगे पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, एंड पार्ट्यूरेशन कंप्लीट, जैसे ही पार्ट्यूरेशन हुआ उसके तुरंत बाद लैक्टेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए वो सारी चीजें भी आएंगे। तो गैस्ट्रुला, अब जरा गैस्ट्रुला स्टेज में ये जो हमारा एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो में मेसोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि मेसोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखो इतने पर केवल फोकस करो, बाकी सारे जो नाम है, जो सारी चीजें ऊपर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी, इतने पर केवल फोकस करिए। ये जहां पर एमनियन दिखाई दे रहा है, ये वाली जो यहाँ पर सेल आप देख रहे हो ना, ये जो लेयर है सेल्स की, ये वाली जो लेयर है, जैसे ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी इस यहाँ पर देखिए, यही जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है, दिस इज इपीब्लास्ट, ये इपीब्लास्ट है। अब यही इपीब्लास्ट हमने अभी क्या बताया था, क्या बनाएगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इपीब्लास्ट ही तो एक्टोडर्म बना रहा है, इपी एक्टो एक ही बात है, इसने एक्टोडर्म बनाया, देखिए एक्टोडर्म तो बना रहा है, लेकिन इपीब्लास्ट जो है उसी में अंदर की तरफ एमनियोटिक कैविटी में अंदर की तरफ, जैसे ये एपीब्लास्ट है, सपोज ये एपीब्लास्ट है, तो एपीब्लास्ट में एमनियोटिक कैविटी है ना, बहुत ऐसे समझो, जैसे ये एपीब्लास्ट है और ये ऊपर की तरफ क्या है, एमनियोटिक कैविटी, ऐसे ऐसे सपोज ये एमनियोटिक कैविटी है, यूं समझिए, कोशिश करिए समझने की, एमनियोटिक कैविटी। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से, अब ये तो प्लेन ऐसे लेयर है, इस तरीके से एक बल्जिंग अंदर की तरफ एमनियोटिक कैविटी में, ये बल्जिंग है ना, ये देखो ना यहाँ पर बल्ज हो रहा है, ऐसा यूं अंदर की तरफ घुस रहा है, तो एक बल्जिंग बन जाएगी। इस बल्जिंग को एमनियोटिक कैविटी की तरफ, टुवर्ड्स एमनियोटिक कैविटी, किसमें, एपीब्लास्ट में, एपीब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो एक बल्जिंग जनरेट करेंगे, किसमें, एमनियोटिक कैविटी के तरफ। इस बल्जिंग को क्या बोलेंगे, इस बल्जिंग को बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब खांच होता है ना, किसी चीज में ऐसे यूं ऐसे खांचा टाइप का लगा देना, तो दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक, क्लियर है ना, एक प्रिमिटिव स्ट्रीक ये कहलाएगा। और जहां पर ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बना है वहीं पर जो इपीब्लास्ट में जो सेल्स हैं, इपीब्लास्ट लेयर में जो सेल्स हैं, सेल्स का प्रोलिफरेशन बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। और ये जब सेल्स यहाँ पर प्रोलिफरेट करेंगे तो देखिए होगा क्या, जैसे कि कोई सेल्स है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन तो गए बहुत सारे सेल्स, लेकिन अब जब सेल्स को यहाँ से बाहर निकालना है तो सेल्स यहाँ पर बाहर कैसे निकलेंगे, यहाँ ऊपर सेल्स बने और जो सेल्स ऊपर बने, ऊपर से वो नीचे की तरफ यूं करके निकलेंगे, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। जैसे कि यूं समझो, यहाँ पर ये सेल मास बहुत सारे इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब सेल्स को ये एपीब्लास्ट लेयर में ये हमारी ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, अभी सेल मास यहाँ पर बहुत बन गया, प्रोलिफरेट हो गए सेल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर। अब यहाँ पर सेल्स एक यूनी लेयर की फॉर्म में, सेल्स की एक सिंगल लेयर की फॉर्म में रिलीज होना शुरू होंगे, यहीं से बाहर निकलना शुरू होंगे। तो ये जो बाहर निकलेंगे वो कैसे, इस तरीके से, एक इधर इस डायरेक्शन में और ये इधर इस डायरेक्शन में। तो ऐसे ये जो सेल्स यूं निकल करके जा रहे हैं, ठीक है ना,
यही सेल्स, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे डायग्राम में, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ये, ठीक है, और ये यूं निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, यूं निकल करके आ रहे हैं, किसके बीच में निकल करके आ रहे हैं, तो ये जरा ध्यान दो, ये क्या है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये इपीब्लास्ट हो गया, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ईपीबी लिख दे रहा हूँ, ये इपीब्लास्ट, ठीक है, और नीचे ये लेयर कौन सी है, नीचे ये लेयर हो गई आपकी हाइपोब्लास्ट, ठीक है, नीचे ये लेयर हो गई हाइपोब्लास्ट। और जब ये जो सेल्स हैं जब यूं निकल करके बाहर आ जाएंगे तो ये सेल्स कहां पर दिखाई देने लगेंगे, बेटा जरा ध्यान दो, ये सेल्स दिखाई देने लगेंगे, ऊपर एक लेयर है और नीचे एक लेयर है, ये लेयर कौन सी हो गई, ये लेयर हो गई आपकी हाइपोब्लास्ट, ठीक है। इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में आप देखिए यहाँ पर एक लेयर ये डेवलप हो जाएगी, सेल्स की लेयर डेवलप हो जाएगी, है ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से ऐसा हुआ था। तो ये जो सेल्स की लेयर यहाँ पर जनरेट हो गई, यही सेल लेयर यहाँ पर क्या है, अब ये मेसोडर्म है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दिस सेल लेयर हियर इज नोन एज मेसोडर्म, इसको क्या बोलेंगे, मेसोडर्म बोलेंगे। तो आपने देखा कि 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन फाइनली किस तरीके से हुआ। तो एक्टोडर्म भी ये है, मेसो एक्टोडर्म तो था ही, है ना, एंडोडर्म भी था, अब इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर क्या बन गया, मेसोडर्म बन गया, ठीक है। और जो सेकेंडरी योग सैक था ये और ज्यादा रिड्यूस होकर के, है ना, ये अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयर की तरीके से जो डेवलपिंग फीटस है उसमें पड़ा रहेगा। एंड बाहर जो यहाँ पर सारे जो चीजें दिखाए थे वो एज सच प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यहाँ पर ये आपके सीलोम भी बना था। अब ये तो मेसोडर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर ये जो एक लाइनिंग है, ये वाली जो लाइन है, ये जो आउटलाइन है यहाँ पर, ये बाहर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। और आपको ध्यान देना कि ये जो एक्स्ट्रा है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, किसमें, डेवलपिंग फीटस में, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि डेवलपिंग फीटस जो है उसमें फीटस की एक्स्ट्रा जो फीटस का मतलब एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कितने होते हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का केवल देखिए नाम आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। फंक्शनफुल जो चीज है वो केवल आपकी कोरियन होगी और जो आपकी एमनियन है, ठीक है, केवल उसके लिए आपको ध्यान देना। तो एक लॉजिक यहाँ पर बना लो, इस लॉजिक को कैसे बनाना है आपको, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक बनाना है वो लॉजिक ये है, यूं बनाइए, मेरे साथ बोलिए, CHAAY, ठीक है, ये हो गया आपका लॉजिक। इस लॉजिक को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, CHAAY मतलब चाय, ठीक है, चाय, चाय तो अच्छी लगती होगी, ठीक है, चाय। तो CH का मतलब क्या हो गया, कोरियन, CH का मतलब हो गया कोरियन। कोरियन सबसे बाहर है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जा रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कोरियन। और कोरियन जो है वही कोरियोनिक विलाई के फॉर्मेशन में इसने रोल प्ले किया था। फिर कोरियन के बाद इसी ऑर्डर में आपको चलना है बेटा, ये जो दूसरा वाला ए है, इस ए को क्या बोल लेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ए, तो इस ए को कहा जाएगा एमनियन। कोरियन के बाद क्या, एमनियन, ठीक है। और एमनियन के बाद अगला जो ये ए है, इस ए का मतलब क्या हो गया, तो इसको बोलेंगे एलेंटॉइस, दिस इज कॉल्ड एलेंटॉइस। और उसके बाद ये जो वाई है, वाई हो गया आपका योग सैक, ठीक है। तो एलेंटॉइस और योग सैक जो है ये आसपास ही डेवलपिंग एम्ब्रियो में दिखाई देंगे, सैक के फॉर्म में ही ये भी दिखाई देता है, ठीक है ना, ये भी सैक के फॉर्म में ही दिखाई देगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि एम्ब्रियोनिक जो एक्टोडर्म है वो, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, एलेंटॉइस कहेंगे। और योग सैक तो बस एक सैक लाइक है, रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें कोई योग वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा की बात है कि भाई प्लेसेंटा है तो योग की क्या जरूरत है, प्लेसेंटा से ही सारी चीजें माँ के ब्लड से बच्चे को मिल जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका CH का मतलब कोरियन, ए का मतलब एमनियन, और एमनियन जो है वो एमनियोटिक कैविटी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ध्यान दें, एक टेक्निक होती है जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है ये बड़ा इसका
वैसे तो बहुत अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो एक वैल्यूएबल रोल भी है, लेकिन इसका लोगों ने बड़ा गलत फायदा उठाया। ये जो आपने देखा होगा ना कि सुना भी होगा, पेपर्स में भी बहुत आता है कि जो फीमेल चाइल्ड है, अभी वो बच्चा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपिंग फीटस है, और पता चला कि भाई फीमेल है, वुम्ब में फीमेल पल रहा है जो फीटस है, तो डॉक्टर के पास गए और उसका पता लगा लिया, ठीक है, जो सेक्स इंडिविजुअल का पता लगा लिया, है ना। अब ये जो पता चल गया पहले ही कि फीमेल है, तो उसको पैदा होने से पहले ही लोगों ने क्या कर दिया, मार दिया, दुनिया में आने ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है उसके थ्रू इसका पता लगाया जाता है। पता ऐसे लगाते हैं कि एमनियोसेंटेसिस जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है वोम से, और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कुछ सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली फीटस जो है उसमें लगातार 5th मंथ का जब फीटस हो जाता है ना, तो उसमें पहला मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब वो हाथ पैर ऐसा यूं मारना शुरू कर देगा, हल्का फुल्का डांस वगैरह करना शुरू कर देगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने की, जो फीटस है वो प्लेसेंटा के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में भी एक कॉर्ड है, टिश्यू का ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अम्बलाइकल कॉर्ड, दैट इज अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है। अब ये अम्बलाइकल कॉर्ड और चारों तरफ से एक एक्वेरियम लाइक जो फ्लूइड प्रेजेंट है, और कवरिंग जिसने उसको कवर कर रखा है वो एमनियॉन। तो इसमें जो फ्लूइड है उसको सिरिंज से निकाला डॉक्टर्स ने, जो लोग भी ऐसे इस तरह के डॉक्टर भी अगर जो सेक्स को पहले ही बता दे रहे हैं कि, है ना, तो भाई मैं उसको सही नहीं मानता, गलत है, आप भी विरोध करिए सब लोग। तो देखिए होता क्या है, उसमें ऑब्वियसली सेल्स होंगे, क्योंकि जो बार बार जब ग्रोथ हो रही है तो जो पुराने सेल्स होंगे, जैसे इपिडर्मिस होती है सबसे बाहर, है ना, स्किन की, तो वो सबसे आउटर जो लेयर होती है वो तो एक्सफोलिएट हो जाएगी, नीचे जब नए बनेंगे तो अपर लेयर क्या होगी, एक्सफोलिएट हो जाएगी, और वो किस में आ गई, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो उस सेल को लिया, सेल से न्यूक्लियस तक पहुंचे, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उन क्रोमोसोम्स की क्या कर ली गई, कैरियोटाइपिंग, उनको कैरियोटाइप देखा गया माइक्रोस्कोप में, कैरियोटाइपिंग करी गई, कैरियोटाइप से आइडियोग्राम जनरेट किया गया, और जब आइडियोग्राम जनरेट किया गया तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को चेक किया गया। अगर ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों इक्वल लेंथ वाले हैं, तब इनको कहा गया कि हाँ भाई दीज आर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। और अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और दूसरा जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो बहुत छोटा वाला क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम है। मतलब तब जब दोनों जो क्रोमोसोम है 23rd पेयर में वो अनइक्वल लेंथ वाले हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तब माना जाता है कि ये एक्स और वाई है, और ऐसा सही है भी कि ये एक्स और वाई ही होते हैं, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम। और एक्स वाई किस में होता है, मेल में होता है। तो मेल अगर फीटस है तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बट गई, हाँ भाई मेल है चलो खुशियां मनाओ, है? और फीमेल है तो जो बहुत गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो एकदम राक्षस टाइप लोग हैं, वो क्या करते हैं, आज भी ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि अब तो काफी अवेयरनेस आ गई है ना, गवर्नमेंट ने भी इस पे काफी चीजें, चलिए ठीक है, वो सारी चीजें नहीं हम लोग को मतलब है, तो ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब एक बार फिर से जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को फॉलो कर लेते हैं, जरा समझ लीजिए। आपको यहाँ पर प्लेसेंटा के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज पूछ लिया जाता है कि जो प्लेसेंटा है वो उसका जो फंक्शन है वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा जो है कुछ खास तरीके के हार्मोन्स भी रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन हो गया आपका एक HCP है। HCP को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और दूसरा हो गया HPL जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन कहा जाता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में प्रेगनेंसी किट आते हैं, यूरिन की कुछ ड्रॉप्स प्रेगनेंसी किट पे एक तरफ से डाले जाते हैं, एंड उसमें 2 लाइनें होती हैं, अगर दोनों लाइन डार्क हो जाए तो क्या हो जाता है, तो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई जो प्रेगनेंसी है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो वो जो प्रेगनेंसी किट है वो इसी हार्मोन पर वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी हो गई उसकी यूरिन में भी ये हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन ऑब्वियसली ब्लड में है, एंड ब्लड से ही फिल्टर होकर के फाइनली हर चीज बन रही है बॉडी में, है ना, यूरिन का भी फॉर्मेशन ब्लड के फिल्टर से ही होता है। तो ये जो हमारे जो प्लेसेंटल हार्मोन है, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यूरिन में। और यूरिन, ये जो प्लेसेंटल हार्मोन है, ये अगर किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ
एक इंडिकेटर वाला मैकेनिज्म है, जनरेट कर रहा है, तो बस क्या हो जाएगा, 2 लाइनें जो वो दिखाई देंगी वो इंडिकेट करेंगे कि हाँ जो फीमेल है दैट इज प्रेग्नेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, जैसे कि फर्स्ट मंथ में क्या हो जाता है, फीटस का कितना क्या पार्ट बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहले स्टार्टिंग जिस पर्टिकुलर हमारे बॉडी के सिस्टम से होती है, तो नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है। और फर्स्ट मंथ का जब फीटस कंप्लीट हो जाता है तो हार्ट का डेवलपमेंट हो चुकेगा। एंड अब ये जो हार्ट है ये बीट भी कर रहा है, तो पूछा जाएगा जो फीटस का फर्स्ट जो डेवलपिंग फीटस है उसका फर्स्ट साइन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हाँ फीटस अच्छी तरह डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हार्ट बीट है ना। अब जो भी जैसे हम हैं, तुम्हें बहुत से लोग तो स्टेथोस्कोप से नई चीजों को समझ पाएंगे, लेकिन जो एक अच्छी प्रैक्टिस वाला जो डॉक्टर है या जो डॉक्टर्स हैं उनको सिखाया जाता है, तो वो स्टेथोस्कोप से कान में लगाएंगे एंड जो फीमेल है उसके वोम पे ऐसे रख के और पता लगा लेंगे, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है जो गायनिकोलॉजिस्ट है ना, गायनी, तो जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो तुरंत पता लगा लेगी कि हाँ भाई, उसको सुनाई देगा ना कि हाँ ठीक है, तो बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है। समझ में आता है कि ये फर्स्ट साइन है डेवलपिंग फीटस के लिए। इसी तरीके से 5th मंथ में आते आते क्या होता है कि सिर पे बाल आ जाएंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही करीब आपका जब 6th मंथ कंप्लीट हो जाता है तो पूरे शरीर पर, पूरी बॉडी पर बाल आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हो रहा है तो लगभग सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका होगा। एंड अब जरा ध्यान देना है कि ये जो 9 मंथ कंप्लीट हो गया, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। एंड ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में पहुंचा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ब्लड में पहुंचा और उसने जाके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया। ऑक्सीटोसिन ब्लड में पहुंचा फीमेल के एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया, और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तेज हुआ तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी सिग्नल कहां पर पहुंच रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंच रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगा, है ना, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगा। और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होने लगेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और तेज हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, इसके लिए ये सारे सिग्नल्स कहां से आएंगे, तो ये सारे सिग्नल जो फर्स्ट सिग्नल्स हैं कि अब एम्ब्रियो पूरा बन गया एंड पार्टिकुलेशन कराओ, तो वो जो सिग्नल्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो प्लेसेंटा से आ रहे हैं और जो फीटस है उससे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के थ्रू बेटा स्टडी करोगे। मैंने सारी चीज आपको कवर कर दी है, डिटेल में बताई है। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़िए और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करो, आंसर मिलेगा, ठीक। तो आते हैं, ऑक्सीटोसिन आया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है कि ये सब तो ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर के ब्लड में आ रहा है। एक हार्मोन और है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। अभी रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, और ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है कि ओवरी से बाद के करीब 3 से 4 महीने के बाद जो स्टेजेस है वहां पर ओवरी से रिलैक्सिन रिलीज होने लगता है, धीरे धीरे रिलीज होता है, और बाद में जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली है और पार्टिकुलेशन के करीब पहुंच रहा है, तो उस दौरान तक जो रिलैक्सिन है वो और ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। अब रिलैक्सिन के रिलीज होने से फायदा क्या होता है, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो पेल्विक गर्डल है ना, वहां पर उसको जोड़ने के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो लिगामेंट्स है उनको क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है, जिससे क्या होता है कि पार्टिकुलेशन जो है वो थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाए, पार्टिकुलेशन आसानी से हो जाए। आगे बात समझ में। कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल्स जिन्होंने अपना वोम्ब कंप्लीट कर लिया है उनको लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो लेबर पेन नहीं हो रहा है तो उनको डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं। कौन डॉक्टर लगाएगा, जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो इंजेक्शन लगाएगा। किस चीज का इंजेक्शन, तो वो एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है। कौन सा हार्मोन होता है उसमें होता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि लेबर पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा सो दैट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाए। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो इसी के साथ पार्टिकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड जब पार्टिकुलेशन कंप्लीट हो गया तो
मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि पूरे गेस्टेशन पीरियड में फीमेल की बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएंगी, और जैसे ही पाइट्रेशन हुआ उसके बाद फर्स्ट मिल्क जो रिलीज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और ये एंटीबॉडी रिच होता है, ये बच्चे की ग्रोथ, उसकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो इनबोर्न इम्यूनिटी मिल रही है वो कोलेस्ट्रम। एंड इसके बाद वैसे भी फर्स्ट मिल्क के बाद भी करीब 6 to 1 ईयर तक जो है, अगर जो फीमेल है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। तो ये सारी चीजें जो है एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ो। हमने अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, अगर किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन टाइप करें और उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।